Hey you guys, welcome back to on Aurora classes. A very good morning to all of you. So as you can see, आपको आपकी थंबनेल से मेन स्क्रीन आईडी से पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज. यस, यू हेयर्ड इट राइट. टुडे वी विल talk about the previous year question series. Okay, so in this series हम कहाँ से start करेंगे? हम start करेंगे हमारे latest जून 2020 वाले पेपर से. Yes, I am saying जून 2020 क्योंकि दिसंबर वाला उन लोगों ने पोस्टपोन कर लिया था. जैसे कि अभी रिसेंट नोटिफिकेशन आई है कि हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2020 वाला होगा जो पोस्टपोन्ड हुआ था. और कब होगा? 2021 में. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जून 2020 से 2012 तक के वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज़ मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एज़ पर योर डिमांड. अकॉर्डिंग टू मी मैं हमेशा वही वीडियो लेके आती हूँ जो डिमांड में होता है कि हाँ जिसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है. तो हियर आई एम विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ ऑफ जून 2020 टू 2012. डेली एमसीक्यू करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन हम डेली एमसीक्यू करेंगे जिससे हमारा प्रैक्टिस में भी आ जाए. और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करेंगे ताकि किस जगह कौन सी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है सब जगह हमें कंटेंट क्लियर होना ज़रूरी होना चाहिए कि नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, और एल्स वी डोंट नो अबाउट दैट कंटेंट और हमने कभी वो पढ़ा नहीं होता है. तो उस जगह हम कैसे अपनी माइंड के सेंसेस यूज़ करके कैसे उस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, कैसे चीज़ें निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक कर लें. ठीक है, तो अगर आप इस पीडीएफ को या आने वाली पीडीएफ्स को और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लो. टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है अरोरा क्लासेस फॉर नेट जेआरएफ के नाम से. और इफ़ यू वांट अ पीएचडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन सच एज वैकेंसीज इन डिपार्टमेंट, एप्लीकेशंस आउट फॉर द पीएचडी, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो अस एंड एट PhD Mania on Telegram. Do not forget to like, share and subscribe and press the bell icon hit below and press on all type of notifications so that you will get notified whenever I'll upload a video. And yes, there is an exciting surprise in the last slide of this video, so stay tuned till the last so that you can feel the surprise. Or I'll assure you that this will help you out throughout your net JRF journey, throughout your any competitive exam. So last में क्या होने वाला है, so stay tuned with till the last end of this video. So let's get started. Okay, so एज़ वी गाइज नो कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे जून 2020 से. ठीक है, जो लास्ट अभी जो रिसेंट हमारा पेपर हुआ है हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर मास मार्केटिंग. ठीक है, अब मास मार्केटिंग होती क्या है या और कौन कौन सी टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारे पास होती हैं. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वैसे ये क्वेश्चन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी सॉल्व हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं. ओके, तो पहले अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ मास मार्केटिंग. मास मार्केटिंग होती क्या है. अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें दैट इट इज़ मास, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेवल और नंबर ऑफ़ कस्टमर जो रीच है वो बहुत ज़्यादा होगी, मास होगी. तो मास मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अपीलिंग टू एन एंटायर मार्केट रेदर देन वन टारगेटेड ग्रुप, यानी कि एक पूरे मार्केट को आप एक साथ ही टारगेट कर रहे हो. अब इसको हम डेफिनेशन आप लोग रीड कर लेना, मैं आपको इसका ओवरव्यू बता देती हूँ. एक पूरा मार्केट है जिसको हम एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ
टारगेट कर रहे हैं। यानी कि जैसे कोई भी एक गुड है जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन नहीं करवा रहे हैं, कस्टमाइजेशन नहीं है, कोई भी एक सपोज करो विक्स का जो एग्जांपल लेते हैं हम, विक्स जो आती है वो विक्स एक ही टाइप की आती है, ठीक है। अगर इसे हम FMCG गुड्स में कंसिडर करते हैं, FMCG गुड्स में अगर हम इसे कंसिडर करते हैं तो विक्स के लिए सब जगह एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। विक्स का कस्टमाइजेशन थोड़ी हो रहा है, और विक्स कोई डायरेक्टली जाके थोड़ी, विक्स के डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, बीच में सप्लाई चेन आ रही है, मीडिएटर्स आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि विक्स वाले डायरेक्ट आपको घर आके मार्केटिंग करके जा रहे हैं। तो दैट मीन्स डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस रीच है। तो दिस इज ऑल अबाउट मास मार्केटिंग, यानी कि मार्केट डिफ्रेंसिएशन नहीं करता है, यानी कि नीश जो मार्केटिंग होती है ये उसके जस्ट अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, जस्ट टू क्लियरिफाई योर कंटेंट। ओके, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में वी हैव मास मार्केटिंग, जिसे हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक है। होल मार्केटिंग विद वन ऑफर, एक ही ऑफर जो सब पे अप्लाई होगा, कोई सा भी हो, जैसे विक्स को हमने ले लिया, या फिर पेन्स जो आते हैं, रजिस्टर जो आते हैं, जो FM फास्ट मूविंग गुड्स जो आती हैं, जो मतलब फ्रिक्वेंटली जिनकी सेल है, उनके लिए हमें कोई अलग से डिफ्रेंसिएशन एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पूरे मार्केट पे अप्लाई कर दी जाती है। देखो, होल मार्केट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो टारगेटिंग ब्रॉडली होती है, और इसका जो मार्केट टारगेशन होता है वो धीरे धीरे नैरो होता चला जाता है जैसे जैसे हम मार्केट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है डिफ्रेंशिएटेड सेगमेंट मार्केटिंग। अब जब हम मार्केटिंग में 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ठीक है। सेगमेंटेशन मार्केटिंग क्या होती है, जब हम एक होल मार्केट को, देखो इन्होंने बीच बीच में डिवाइड कर दिया, जब हम एक होल मार्केट को अलग अलग टाइप के, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग ट्रेड्स के बेसिस पे हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक पूरा मार्केट है, एज अ होल हम समझते हैं चॉकलेट को एक बहुत बड़ी मास इंडस्ट्री मान के हम समझते हैं, चॉकलेट का एक बहुत बड़ा मास मार्केट है। अब चॉकलेट में हम अगर डिवाइड करें तो चॉकलेट्स बच्चों के लिए वो जो छोटी छोटी स्मॉल बॉल्स आती है, या फिर अगर हम ऐसे जनरेशन वाइज भी डिवाइड ना करें तो मार्केट को हमने कैसे डिवाइड किया, जैसे वो सिल्क आती है, उसके बाद नट्स आते हैं, फ्रूट एंड नट्स आती है, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। तो उन्होंने क्या करा, सेगमेंट बांट दिया कि फ्रूट एंड नट्स वाली अलग है, आपको कौन सी खानी है, इसके लिए अलग एडवर्टाइजमेंट होगा, सिल्क का अलग एडवर्टाइजमेंट होता है। टूथपेस्ट आती है, जैसे बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं। अब बच्चों के लिए जो एज वाली आती है, जो मिडिल एज की आती है, 0 to 5 एज वाली, वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आती है, उन पर कार्टून्स बने हुए होते हैं और कार्टून्स वाले ऐड आते हैं। तो ऐसा सब कुछ होता है, तो उसे हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं, यानी कि किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, किसी ट्रेड के बेसिस पे, किसी विशेषताओं के बेसिस पे, डेमोग्राफिकल होके किसी भी चीज़ पे हम उनका सेगमेंट कर देते हैं, एक पूरे मार्केट को तोड़ देते हैं। तो इनके लिए अलग अलग मार्केट के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग या नीश मार्केटिंग, एक ही पर्टिकुलर सेगमेंट। इसको आप बहुत अच्छे से ऐसे समझ सकते हो, मैं पूरे को आपको ऐसे एक बेस्ट एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, हमें करना है NTA NET JRF, ठीक है, NTA NET JRF, ठीक है। इसमें डिफ्रेंशिएट क्या किया कि हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया बहुत सारे, जैसे पेपर 1 के ग्रुप को हमने डिफ्रेंशिएट किया, सेगमेंट कर दिया। अब पेपर 1 में भी हो गया एजुकेशन वाले, मैनेजमेंट वाले, और फिर उसके बाद ये क्या हो गई, ये हमारी मास मार्केटिंग हो गई कि हम NTA NET JRF की टीचिंग करवा रहे हैं, यानी कि हम मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर उसमें क्या करवा रहे हैं, सेगमेंट कर दिया, पेपर 1 का करवा रहे हैं और पेपर 2 का करा रहे हैं। अब पेपर 2 में हमारे पास क्या आ गया, ओहो, तो पेपर 2 में हमारे पास क्या आ गया, पेपर 2 में हमारे पास आ गए जैसे कॉमर्स का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं जो सिर्फ पर्टिकुलर मैं कर रही हूँ वो है नीश मार्केटिंग, यानी कि अब मैं सिर्फ एक कॉमर्स वाले बच्चों पे ही ध्यान दे रही हूँ। तो वो मेरा हो गया नीश मार्केटिंग, में उसी के ट्रिक एंड ट्रिप्स बताऊंगी, उसी पे फोकस करूंगी, उसी के लिए स्ट्रेटेजी बनाऊंगी, तो वो मेरी होगी नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग के अंदर ही हम ले आते हैं माइक्रो मार्केटिंग को, जो एक लोकल लेवल, यानी कि एक लोकल जो आपका होम टाउन है या जो मेरा लोकल एरिया, उन्हीं के बेसिस पे जो मैं मार्केटिंग कर रही हूँ वो, और एक इंडिविजुअल मार्केटिंग जिसमें कस्टमाइजेशन
होता है, जैसे मनीष मल्होत्रा लेबल डिज़ाइन हो गया, तो हर एक चीज़ के लिए कस्टमाइजेशन होता है कि हाँ जैसे कोई चीज़ बेस्ट हो रही है कि हाँ ये चीज़ मैंने आपके लिए कस्टमाइज़ करवा दी है। किसी चीज़ का एप्पल का जो फ़ोन होता है वो किसी ने कस्टमाइज़ किया हुआ होता है कि हाँ उसमें डायमंड लगवा लिए ऐसे कुछ, तो वो कस्टमाइजेशन होता है, यानी कि वो इंडिविजुअल मार्केटिंग हो गई कि आपको कुछ करवाना है कस्टमाइजेशन बेसिस पे, तो वो टाइप का हमारे पास होता है। तो ये होगी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मास मार्केटिंग, प्रोवाइड वेरी लिटिल स्कोप फॉर कस्टमाइजेशन। मास मार्केटिंग है, एक साथ सबके जैसा हो रहा है, तो ये तो सही है कि लिटिल स्कोप दे रहा है कस्टमाइजेशन के लिए, बिकॉज वी डू नॉट प्रोवाइड एनी कस्टमाइजेशन स्कोप इन मास मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले को थोड़ी देर होल्ड करते हैं। नॉर्मली फॉलोड इन केस ऑफ FMCG एंड SMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स में ऑफ कोर्स जो फास्ट मूविंग है उनके लिए तो एक साथ एक सारी स्ट्रेटेजी एडवर्टाइजमेंट एक साथ ही हो जाता है। रिलाइज हैविली ऑन एडवर्टाइजमेंट, कितना एडवर्टाइजमेंट आता है, फ्रिक्वेंट बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट आता है ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए, पोजिशनिंग हो जाए उस चीज़ की। अब बचा बात करते हैं डील्स विद द कस्टमर डायरेक्टली कैसे डील करेगा एडवर्टाइजमेंट, जब वो बोल रहा है कि डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट पे हैविली रिलाइज करता है, मिडिल चेन होती है, मीडिएटर हो रहे हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्क करता है, तो डायरेक्टली तो आ ही नहीं सकता। तो अगर डायरेक्टली आएगा तो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग होगा, जो कि वो होती नहीं है। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारा इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ये एक और चार्ट है आपको समझने के लिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्या है, गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं पहले तो ये समझो, और उससे पहले ये समझो कि अब जो पेपर आ रहे हैं, अब जो पेपर हमारे पास आ रहे हैं वो पेपर होते हैं कंटेंट बेस्ड तो होते हैं, यानी कि आपका कंटेंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपको चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। जैसे ये लॉजिकल ये मास मार्केटिंग वाला था, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती है। बाकी अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कंटेंट प्लस लॉजिकल हो रहे हैं, कंटेंट तो आता ही है प्लस लॉजिक आते हैं, क्योंकि लॉजिकल बेसिस पे यानी कि आपकी अवेयरनेस आपके माइंड सेंसेस के बेसिस पे काम करता है कि अब आप कितना लॉजिक उसमें डाल सकते हो। उन लॉजिक के बेसिस पे और कंटेंट क्लियरिटी के बेसिस पे आपको दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करनी होती है और उसके आंसर निकालने होते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन अब आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन गिव एक्सक्लूसिव प्रोप्राइटरी राइट्स टू ट्रेडमार्क ओनर। ट्रेडमार्क क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का मैंने कोई चीज़ बनाई, उसका एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ मेरे पास है कि ये साइन या ये एक्सप्रेशन, ये न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक जो भी एक साइन होता है वो सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकती हूँ, तो मेरा उस पर एक्सक्लूसिव ऑनर का राइट हो गया। तो ये असर्शन तो ठीक बोल रहा है। अब रीज़न क्या दे रहा है इसका, ये देखते हैं। इसका रीज़न इन्होंने दिया है, अ ट्रेडमार्क इज़ ए रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिज़ाइन और एक्सप्रेशन विच आइडेंटिफाई प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ ए पर्टिकुलर सर्विस। ठीक है, जैसे हम लेते हैं बेस्ट एग्जांपल मान्यवर मोहे जिसकी ब्रांड एम्बेसडर वो है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। ठीक है, पहले तो वही थे, अभी का मुझे आई डोंट नो। ठीक है, तो मान्यवर मोहे का अपना एक लोगो है। जब आप वो लोगो देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि मान्यवर मोहे का लोगो है, यानी कि ये मान्यवर, कहीं भी आप वो दिख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे आसपास कहीं मान्यवर मोहे का आउटलेट होगा। बेस्ट एग्जाम्पल मैकडी का ले लो, मैकडी का अपना खुद का ट्रेडमार्क है, पिज़्ज़ा हट का अपना खुद ट्रेडमार्क एक साइन जिनसे आप किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर पाओ। तो ये रीज़न भी यही बोल रहा है, विच आइडेंटिफाई प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स फ्रॉम दूज ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों से लगता है, यूज टू क्लेम एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द प्रोड्यूसर और सर्विस। दैट मीन्स इसका असर्शन भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, बोथ असर्शन एंड रीजनिंग, हाँ बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, ये आपको पता होना ही चाहिए और मैं ट्राई कर रही हूँ कि एज सून एज पॉसिबल स्टेट्स के जितने भी फार्मूला की लिस्ट है आपको प्रोवाइड करवा दूँ आने वाली अपकमिंग वीडियोस में, या तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी या अलग से टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूँगी PDF, जितनी जल्दी मैं क्रिएट कर पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत सारे जैसे इसमें 3-4 बने हुए हैं उसमें थोड़ा डीप जाके समरी टाइप ऑफ PDF वो ऐड कर दूँगी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ए ट्रू इन अ मॉडल
डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें दिया था कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है, ये एक चार्ट है। तो बेसिक चार्ट ये है हमारे पास कि मीन इज इक्वल 3, इसमें कट चुका है, मीन इज इक्वल 3, मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि आपको स्टेट्स में फॉर्मूला आपके पूरे कवर होने चाहिए, उन्हीं के बेसिस पे आपको ये पता चलेगा। तो आपको स्टेट्स में आपके फॉर्मूला कवर अप करने ही पड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन तीनों सही थे। मीन माइनस मोड जब हम सॉल्व करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन भी हमारे पास निकल के आती है, ये भी निकल के आती है और ये भी निकल के आती है, विच इज़ द वेरी बेसिक। ठीक है, ये वाली हमने कहीं नहीं पढ़ी है। तो ऑप्शन जो आंसर की में दिए हुए थे वो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी लगाया है तो सही है। बट इससे हमें क्या पता चलता है कि एक इक्वेशन को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको एक चार्ट बना के, आई सजेस्ट यू ऑल कि स्टेटिक्स का या एफएम का या अकाउंट्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, रेशियो का हुआ, लिवरेजेस के हुए, स्टेट्स के हुए, इंपॉर्टेंटली क्योंकि फॉर्मूलाज ही उठ के आते हैं, तो फॉर्मूला का चार्ट कंप्लीट करके रखो। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमारे पास तीनों आंसर सही थे। चलो, ये इनकी एक्सप्लेनेशन है, ये चार्ट, ये मेरा खुद का है, मेंटेन किया हुआ, आप इसे रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं द वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नया लगा था इस बार, वो है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी होती क्या है, क्योंकि नहीं पढ़ी है, नहीं पता कि आर्बिट्राइज प्राइसिंग थ्योरी होती क्या है। तो आर्बिट्राइज प्राइसिंग थ्योरी होती है जैसे कैपम होती है। कैपम क्या होती है कि हमारे पास कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, यानी कि हम एसेट्स में कितना, बेसिकली इट्स कैपिटल बजटिंग की टेक्निक होती है, जिसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो कैपम में जैसे हम निकालते हैं, मैंने क्यों कैपम रेफरेंस पे लिया है, क्योंकि जब आप कैपम का बेसिक समझोगे तभी जाके आप इसको कंपेयर करके ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि दोनों थ्योरीज वर्क एक जैसी ही करती हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। ये प्रैक्टिकल है, कैपम की प्रैक्टिकल है, सिग्निफिकेंस है और हर जगह यूज में आती है। एपीटी यानी कि आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, सिग्निफिकेंस उसका कुछ भी नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन हमें समझना है कि हाँ अगर थ्योरी अगर हमें कहीं आगे फेस होती है तो हम उसका आंसर कैसे देंगे। तो कैपम को पहले समझते हैं। कैपम में हमारे पास क्या होता है, कैपम क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें पता करना होता है, रिस्क फ्री रेट हमें दी होती है, बीटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट दिया होता है। यानी कि अब ये जो बीटा है ना, ये इन्वेस्टमेंट, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का बीटा होता है जो पूरे मार्केट का हमारे पास होता है। यानी कि हम इसमें एक इंडिविजुअल फैक्टर्स पे नहीं जाते हैं, जैसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं ना कि फैक्टर्स का इम्पैक्ट क्या होता है। तो इसमें बीटा हम क्या लेते हैं, इसमें फैक्टर्स का बीटा नहीं लेते, इसमें होल ओवर मार्केट का सिस्टमेटिक बीटा हम ले लेते हैं। मार्केट रिस्क प्रीमियम को कैलकुलेट करके हमें पता चल जाता है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास कितना आने वाला है। ठीक है, ये हमारा होता है कैपम का मॉडल। अब इसी से अगर हम कंपेयर करें तो ये मेरे नोट्स हैं, इनको जूम करती हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखो, मैंने खुद ने भी मेंशन किया हुआ है कि नो रियल लाइफ सिग्निफिकेंस, इसका कोई रियल लाइफ सिग्निफिकेंस नहीं है। नो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। नो ओवरऑल रिस्क एनालिसिस, यानी कि अब इसमें क्या होता है, जैसे हम कैपम में, मैंने क्यों पहले कैपम रेफर किया कि कैपम में जैसे हम बीटा लेते हैं तो होल ओवर मार्केट का पूरा बीटा लेते हैं, नहीं इसमें हम ये नहीं लेते। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हर, जैसे अगर अभी मानो कि हमारे पास 100 फैक्टर हैं जो हमारे रिस्क को इम्पैक्ट कर रहे हैं या हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हम उन 100 फैक्टर्स का बीटा कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स हम इसमें एक इंडिविजुअल लेवल पे जाके बीटा को एनालाइज करेंगे, फिर उनको वो बीटा की जो सेंसिटिविटी रेट होती है वो प्रोवाइड करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको कंपनी में जाके निकालेंगे। तो इतना कोई प्रैक्टिकलिटी में जाके करता नहीं कि हर एक फैक्टर को इतने फैक्टर, मान लो 100 टाइम्स ऑफ फैक्टर हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं तो 100 टाइम्स ऑफ फैक्टर को हम जाके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली ये है, आप इसे रेफ़र कर लो। इसमें मैं बता सकती हूँ स्टीफन रोस ने इसे 1976 में सबसे पहले लेके आया था, रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर को। इसकी प्रोसेस क्या है और स्टेप क्या है, प्रोसेस और स्टेप दोनों सेम ही हो जाएंगे। देखो, दिस मॉडल सेज देयर, एक मिनट,
दिस मॉडल सेज देयर इज मे बी 100 टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर विच क्रिएट रिस्क to company to identify each factor, then identify each beta of your company with respect to the each factor. ठीक है, यानी कि हमें पहले each फैक्टर निकालने हैं, कितने फैक्टर हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, फिर उन फैक्टर का बीटा निकालना है, फिर कंपनी के साथ उसका क्या बाउंडिंग है वो हमें निकालनी। अब इस पेज पे जो मैंने स्टेप दे रखे हैं वो देख लेते हैं। ये देखो, यही आपके क्वेश्चन में है और यही पूछा गया है, तो आपको यही पता होना चाहिए कि दिया किसने था, कब आया था, कैसे वर्क करता है, सिग्निफिकेंस है या नहीं है। तो अब क्या है, देखो आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर को, जो हमारे ओवरऑल फैक्टर्स है। अब उन फैक्टर को हम डिवाइड करेंगे, एस्टिमेट द रिस्क प्रीमियम फैक्टर कंपनी के, उसके बाद एस्टिमेट करेंगे फैक्टर सेंसिटिविटी, यानी कि जो जितने भी फैक्टर हैं उनको फिर आइडेंटिफाई करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, फिर कंपनी के साथ उनकी कितनी सेंसिटिविटी है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हम पहले क्या करते हैं, पहले मैक्रो लेवल पे फैक्टर्स को देखते हैं, समझते हैं, फिर उनका एस्टिमेट करते हैं रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर, फिर उनके सेंसिटिविटी, यानी कि सेंसिटिविटी क्या, बीटा, कंपनी के साथ उस ईच फैक्टर का कितना बीटा है। तो इसका जो लॉजिकल सीक्वेंस वो हमारे पास बना, वो बना CBA। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर आया हमारे पास, थर्ड ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च इन अ पेपर प्रॉपर सीक्वेंस, इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम इसे भी हम लॉजिकल, मान लो मुझे तो पता नहीं है कि रिसर्च पेपर की प्रोसेस क्या होती है, स्टेप्स क्या क्या होती हैं, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास अगर मैंने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो मुझे इतना तो सेंस होगा कि मेरे पास जो, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो उसकी रिपोर्ट राइटिंग मेरे पास सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, सबसे लास्ट में आएगी, और उसके पहले क्या आ जाएंगे, मेरे पास आउटकम्स आएंगे, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ की रिसर्च कर रही हूँ तो मेरे पास जब आउटकम्स आएंगे तभी तो मैं उसे पेपर में नोट कर पाऊंगी, यानी कि उसकी राइटिंग कर पाऊंगी। तो अगर हम पीछे से जमाएं तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बैठा, हमारे पास बैठा ई और ए, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन कट हो गया और ये वाला ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं काम करने जाती हूँ, मान लो मुझे किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग लूँगी ना। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ में हम जो डिसाइड करते हैं वो आती है बजटिंग। तो सबसे पहले आई बजटिंग। अब इसमें देखो हमारे पास इस ऑप्शन में भी बजटिंग पहले, इस ऑप्शन में भी बजटिंग पहले। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन बचे दो, डाटा कलेक्शन और फील्ड वर्क। अब मैं पहले फील्ड में जाऊंगी कि तो डाटा कलेक्ट होगा, या डाटा कलेक्ट करके फील्ड में जाऊंगी, लॉजिकल सेंस है। दैट मीन्स मैं पहले फील्ड में जाऊंगी, उसके बाद मेरा डेटा कलेक्ट होगा। तो सीक्वेंस क्या बना, इसमें तो बन रहा है ई, यानी कि मैं पहले रिसर्च आउटकम्स दूंगी, जो तो हो नहीं सकता। तो अब क्या बना, अच्छा ये तो, हाँ, तो ऑप्शन ये भी चला गया था, ये भी चला गया था, तो बचा यही था हमारे पास, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो ऑप्शन बचा यही था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने करी बजटिंग, फिर उसके बाद हम गए फील्ड में, क्योंकि मैंने अपना बजट फिक्स कर लिया कि हाँ मेरे पास इतना बजट है, मुझे इतने बजट में इतना काम करना है, तो मैंने बजट फिक्स कर लिया। फिर मैंने क्या करा, फील्ड वर्क करा, फिर मैंने क्या करा, डेटा कलेक्शन करा। डेटा कलेक्शन करने के बाद क्या हो गए, रिसर्च आउटकम्स आ गए, और मैंने रिपोर्ट राइटिंग कर दी। तो हमारे पास जो सिक्वेंस बना वो सिक्वेंस, लेट मी क्लियर, इसको हटा देते हैं, बैटरी डाउन होने वाली है। ठीक है, तो लॉजिकल सीक्वेंस हमारे पास क्या बना, अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास बना। तो ये हमने कर लिए 5 MCQ किसके, जून पेपर 2019 के। एज दिस लाइक वीडियो इज टेकिंग टू मच टाइम, यानी कि 23 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो इस वीडियो को और ना लंबा करते हुए हम इस MCQ की सीरीज़ को आज के लिए यहीं फिनिश करते हैं। आगे कंटिन्यू रखेंगे अल्टरनेटिव डेज में या रेगुलर बेसिस पे, जैसे जैसे अकॉर्डिंगली चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 5-5 ही होंगे, जिस क्वेश्चन की लेंथ और क्वेश्चन के कंटेंट के अकॉर्डिंग जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतने जल्दी निकलते चले जाएंगे। ठीक है, सो एज I told you in like initial में कि मैंने एक सरप्राइज़ रखा है आप लोगों के लिए। तो सरप्राइज़ क्या है, सरप्राइज़ ये है कि हर वीडियो के लास्ट में आई विल कम विद अ
टिप और ट्रिक ऑफ मैथ, यानी कि आपको कंटेंट के साथ साथ मैथ का भी पता चलता रहे, जो हमारे मल्टीप्लाई में या हमें इजी लाइक कैलकुलेशन हमें जल्दी करने में हेल्प करेगी, या बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो आज जो मेरे पास ट्रिक है वो ये है, 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो एंड हो रहे हैं विद 1 से, ठीक है, जिनका एंड हमारे पास हो रहा है 1 से। तो देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है 31 मल्टीप्लाई करना है हमें 21 से। तो मैं एक बार आपको इसका कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। देखो करना कैसे है, 31 को हम अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत टाइम लग जाता है। देखो अब करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये स्पेशल ट्रिक है जहाँ काम आएगी कहाँ पे, जिनका 2 डिजिट के नंबर में जो एंड हो रहे हैं सिर्फ 1 से, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आया, और 3 को 2 से 3 और 2 को ऐड कर देना है, तो उसको हम मिडिल में रख देंगे। तो ये हो गया 651। आई नो आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं वापस इसे रिपीट करती हूँ दूसरे नंबर के साथ। देखो अब 41 है, 31 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में लिख देंगे, 4 + 3 को मल्टीप्लाई करें प्लस कर देंगे तो 7 आएगा, तो 7 को हम मिड में लिख देंगे। उसके बाद 4 और 3 को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1271, ठीक है। ये तो हो गया कि जिसमें 7 हो रहा है या फिर नंबर कैरी नहीं हो रहा है, तो ऐसी भी तो डिजिट हो सकती हैं जिनका नंबर हम कैरी कर पाएँ, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि कैरी वाले नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये 51 है, इसमें भी कैरी नहीं हो रहा है, कैरी करने वाले नंबर देखते हैं, एक बार उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो 51 और 61, 1 + 1 × 1 1। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो यहाँ पे जो 1 है हम कैरी कर लेंगे। 5 6 इज 30, और 30 में 1 कैरी किया तो 31, दैट मीन्स हमारा आंसर हुआ 3111, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम चैनल अरोरा क्लासेस। So thank you so much for today's video. Stay tuned with next upcoming videos. Do not forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Follow us on Telegram which is Aurora Classes for Net JRF. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज निकली है। आज हमने फर्स्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ दैट क्वेश्चन और कंटेंट क्वेरीज के बेसिस पे। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। डेली MCQ सीरीज होएगी फॉर मोर प्रैक्टिस एंड क्लियरिटी, और ट्रिप एंड ट्रिक्स के साथ। सो स्टे ट्यून विद अरोरा क्लासेस। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर देना। कमेंट में बताना अगर कुछ इश्यू हो रहा हो, या आज के वीडियो से रिलेटेड कंटेंट में कुछ इश्यू हो रहा हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे। थैंक यू सो मच।